सभी को गुड आफ्टरनून। कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं आज इस टॉक में? मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइम आए। तो चलो कुछ बेसिक से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर उदेश है और हम एक साई करुणा मिशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन मेन एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिगेशन की। जैसे हम एनर्जी की स्कैनिंग करते हैं, बॉडी की स्कैनिंग करते हैं, और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान के अंदर ऐसी क्या कमियां खामियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं जिसके वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं जा पा रहा है ना। काफ़ी लोग की हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, और काफ़ी लोग के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ डॉक्टर टिंगले सर है और सुनील सर है, जो हमारे साथ पिछले 15 साल से रिसर्च में हमें मदद कर रहे हैं। और ऐसी जो हमारी टीम होती है जो अलग अलग जगह पे जो रिसर्च करती है, हम उस रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि सिर्फ मेडिकल में रिसर्च नहीं होता, आध्यात्मिक क्षेत्र स्पिरिचुअलिटी में भी रिसर्च होता है। तो आज हम 40 मिनट्स एक रिसर्च की बात करेंगे जो हमने मनी के ऊपर भी किया है, सोल के ऊपर भी किया है, एनर्जी के ऊपर भी किया है। इज इट ओके? ठीक है। बीच में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज बहुत वाइड सब्जेक्ट है। बिकॉज पिछले मैं 27 साल से जो भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने 93 में पंचगनी में रेसिडेंशियल कैंसर कैंप से शुरुआत की थी, और उसके बाद से काफ़ी रेसिडेंशियल रिट्रीट कैंप्स हमने लगाए, और उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो समझ में आई है उसको मैं आज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट राइट? सबसे पहले हम आज 3 एक्टिविटी करेंगे, राइट? पहली एक्टिविटी हमने ये मेडिटेशन की है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी, आप सबके पास मोबाइल है? यस, आप मोबाइल ओपन कीजिए सभी लोग। ओके। सो कितने एप्लीकेशंस नॉर्मली एक मोबाइल में होते हैं? कोई बता सकते हैं? ऑन एन एवरेज? हाँ, 70 to 100। नहीं, आपके मोबाइल में मैं कह रहा हूँ। I don't know exact number. That's 70. ओके, यस। हाँ, 30 to 40 होंगे, राइट? और कितनी मेमोरी होगी? ओके, 64 या 128, whatever, ठीक है। और कितना रैम होगा? 4 GB रैम, 8 GB, 6 GB? हाँ, 8 GB, राइट? और स्पेशलिटी क्या है इस मोबाइल की? नॉर्मली तो हम यही देखते हैं, राइट? या ज़्यादा हम ये देखते हैं कि कैमरे की क्लियरिटी कितनी है या साउंड की क्लियरिटी कितनी है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये सिखाती है कि आधुनिक दौर में, मतलब आज जो यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप पीछे रह जाते हो। है राइट? काफ़ी बार हमें अपने बच्चों को वो या किसी फ्रेंड को पूछना पड़ता है इसको ऑपरेट कैसे करना, इसका एप्लीकेशंस डाउनलोड कैसे करना, इसमें फ़ोटो कैसे लेना, है राइट? तो यही चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक साइंटिस्ट होता है जो साइंस को बहुत आगे ले जाता है, और एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है जो अपनी सोल को बहुत आगे ले जाता है। ये 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, राइट? तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली आगे जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कमर्शियल लेवल पे, और कुछ नहीं। ना उनकी सोल आगे जाती है, ना शायद उनके टेक्नोलॉजिकल माइंड भी शायद आगे जाता है। वो सिर्फ पैसे के लेवल पे आगे जाती है। उसमें थोड़ी बहुत उन्हें कुछ टेक्निकल नॉलेज आ जाती है कि किस तरह से मुझे शेयर मार्केट को ऑपरेट करना है, या किस तरह से मुझे इंटरनेट से टिकट्स बुक करनी है, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है। तो आज हम ये तीनों चीज़ सीखेंगे, मतलब सोल लेवल को कैसे ऊपर ले आना, राइट? बिजनेस को कैसे ऊपर ले आना, और तीसरी बात हमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से समझना, ये हमें खास बात है। तो उसको समझने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, राइट? फर्स्ट है टाइम, सेकंड इज स्पेस, एंड थर्ड इज एनर्जी। 3 कॉन्सेप्ट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, राइट? अभी आपके पास मोबाइल है, आप इसको ऑन कीजिए।
और इसमें आपका क्लॉक में अलार्म होगा, देखिए है, उसको ऑन कीजिए। उसमें अभी टाइम कितना बता रहा है? 12:37 ना। तो आप एक काम कीजिए, एग्जैक्टली 1 बजे का आप अलार्म लगा दीजिए सभी लोग। और फिर मोबाइल को 1 बजे का अलार्म लगा के आप रख देना। क्योंकि अभी का जो समय है और 1 बजे जो समय है उसके बीच में बहुत सी चीजें आज आपने को सीखने को मिलेगी, और ये आपके लिए अलार्मिक टाइम होगा, जिसको कहते हैं कि हमारी जीवन में घंटी बजेगी, हमारी सोल जो है वो एक लेवल ऊपर जाएगी। इज इट ओके? अलार्म लगा दिया 1 बजे का, अभी आप मोबाइल रख दे सब लोग, ऐसा है, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूं कि हम 3 चीज पे इंपॉर्टेंस कौन सी दे रहे थे। फर्स्ट वाज टाइम एंड एनर्जी, राइट। टाइम का अभी हमने देख लिया कि हमने टाइम सेट किया है करके, राइट। हम कहते हैं ना हर चीज का अपना समय होता है, जन्म का एक समय होता है, मृत्यु का एक समय होता है, लेकिन इस 2 समय के बीच का जितना भी समय है ये समय हमारा है। आपको जैसा भी करना आप कर सकते हो। मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूं उस समय में, या तो मुझे रिसर्च करना है। ये मेरी फ्री विल चॉइस थी। इज इट राइट? मेरी फैमिली मेंबर ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुझे डॉक्टर बनाया है, 8.5 साल का तूने अभ्यास किया है, डिग्री ली है मेडिकल कॉलेज से, तो तू उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर। लेकिन मुझे मेडिटेशन में ऐसे आया था कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस का सिर्फ नॉलेज आगे बढ़ाना है, लेकिन मुझे उसके आगे रिसर्च करना है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आया और मैंने 125 से ज़्यादा थेरेपियाँ सीखी। वास्तु है, ग्राफोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे ऑरा फोटोग्राफी, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, और मैं उसी के आधार पे मैंने टाइम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इज इट राइट? तो अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे मेडिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों को एक ही टाइम पे मुझे मैनेज करना है। इज इट राइट? आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, आपको सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को एक साथ मैनेज करने को नहीं जाता। काफी लोगों को प्रॉब्लम है। जब मैं कहता हूँ मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, तो कहते नहीं मैं इतनी बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता योगा करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए। बिकॉज आपका टाइम का एक चॉइस होता है, फ्री विल चॉइस, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 24 घंटे आपके पास है और 24 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। इज इट राइट? हम बॉम्बे से लेके यहाँ तक आए, ये हमारी चॉइस थी। आप अपने घर से यहाँ तक आए, काफी लोग अपने घर से भी यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये उनकी टाइम की चॉइस थी। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो टाइम का देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि हर मोमेंट में हम सोचते हैं कि टाइम को वेस्ट करें या टाइम को यूटिलाइज करें। 2 चॉइस होती है हमारे पास, राइट। मैंने चॉइस क्या करी है कि हर समय कुछ सीखना है या हर समय कुछ सिखाना है, 2 ही चीजें करनी है। या तो मैं सीखता हूं या तो सिखाता हूं, राइट, क्योंकि तीसरा कोई मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो आप ये कहो कि आपके पास सिखाने के लिए क्या है? आपके पास क्या है मुझे बताओ। वो तो इस पर भी निर्भर करेगा कि किसके सामने हम बैठे हैं। वेरी गुड, यस, और गुड आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको? आपकी सोल जब आती है ना, उसके पहले कुछ तो टैलेंट लेके ही आती है। मतलब आपके पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को भी सिखा सकते हो। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि डिपेंड्स आप किसके सामने बैठे हो, राइट। मतलब अगर कोई यहाँ पे स्कूल का बच्चा है तो आप उसको सिखा सकते हो, बिकॉज आपके पास कुछ तो है उससे ज्यादा, राइट। लेकिन उससे भी खास बात क्या है पता है? आपके अंदर एक सोल पोटेंशियल है, आपके पास एक सोल टैलेंट है, वो आपको बाहर निकालना है। और जिस दिन वो बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया आपसे सीखेगी। फिर उसके लिए आपको सामने कौन बैठा है ऐसी जरूरत नहीं है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज अमिताभ बच्चन एक्टर है, लेकिन अगर वो भी आपके सामने बैठे ना तो आप कुछ तो उनसे सीखोगे, भले एक्टिंग नहीं, लेकिन और भी बहुत कुछ उनसे लाइफ लेसन सीखोगे।
समझ में कि नहीं? लता मंगेशकर सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, उन्होंने काफी ऐसी अपनी आवाजों से लेसन सिखाए लोगों को, क्योंकि वो सोल टैलेंट था। सचिन तेंदुलकर ने कितने ऐसे लेसन्स लोगों को सिखाए, उसके डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब वो थे क्रिकेटर, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी से काफी लोग प्रभावित हुए और काफी लोगों की लाइफ चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये सारे वो पोटेंशियल लोग थे जिन्होंने अपना टाइम का बहुत सही इस्तेमाल किया, इन्होंने अपने सोल के टैलेंट का इस्तेमाल किया। हम लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सोल का टैलेंट ही नहीं पता। हम सिर्फ सर्वाइवल करना जानते हैं, किसी भी तरह से घर गृहस्थी चलनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, मतलब किसी भी तरह से हमारा मेंटेनेंस होना चाहिए, कहने का मतलब इज इट राइट? हम उसी में उलझे हुए हैं, चाहे कोई हाउस वाइफ है या जेंट्स है या जो भी है करके, इज इट राइट? मेरे साथ एक अच्छा क्या हुआ, 95 से 98 जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। और 98 में मैं स्पिरिचुअलिटी में मैंने एंट्री की, प्राणी कीलिंग से, रेकी से एंट्री की, और मुझे बहुत जल्दी अपनी कुछ पास्ट लाइफ दिख गई, पिछले जन्म दिख गए, और मुझे अपना सोल टैलेंट पता चल गया। तो मैंने तब से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी। इज इट राइट? तो आपको भी तो वो सोल पोटेंशियल निकालना होगा, सोल टैलेंट को निकालना होगा, अदर आपकी लाइफ तो वेस्ट हो जाएगी। ऐसे कितनी लाइफ आपने पहले भी वेस्ट कर चुके हैं। इज इट राइट? तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत सोचना ठीक है कल देखेंगे, ठीक है अभी तो और बहुत जन्म बाकी है, कहाँ मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ऐसे भी मत सोचना। सो डोंट वेस्ट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं, स्पेस। स्पेस का मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? हाँ, प्लेस, वेरी गुड। और नॉर्मली तो हम यही कहते हैं, हम बॉम्बे में पूछते हैं 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट कितने का, 1000 स्क्वायर फीट का, पुणे में भी आप ऐसे ही पूछते होंगे, इज इट राइट? तो नॉर्मली स्पेस का मतलब क्या है? डिस्टेंस, कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कितना स्पेस अवेलेबल है आपको, उसके साथ क्या एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है, राइट? पार्किंग स्पेस कितनी अवेलेबल है, ऐसे नॉर्मली। हमारे लिए स्पेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए स्पेस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को कितना स्पेस देते हैं ग्रो करने के लिए, अपने आप को कितना स्पेस देते हैं ग्रो करने के लिए। मतलब अगर आप मेरी लाइफ में जितना समय ज्यादा रहोगे, इतना समय मैं अपने आप को कम दूंगा, कम स्पेस दूंगा। इज इट राइट? मेरी आंखें जितनी खुली है, मैं आप लोग को देखता हूं, तो उतनी मेरी अपनी स्पेस कम होती है। लेकिन जब मैं आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठता हूं, तो मैं अपनी स्पेस में रहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्पेस में रहना। समझ में आ रहा है? आप सोचिए ऐसा क्या है कि लोग हिमालय पे जाते हैं स्पेस के लिए, और कुछ नहीं। जैसे ऊपर जाते हैं ना, वैष्णो देवी पे, तिरुपति पे, हिमालय पे, उन्हें स्पेस मिलती है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप पुणे की ये कंजेस्टेड पॉपुलेशन देखो, या बॉम्बे की, बैंगलोर की, कलकत्ता की, ये सब स्पेस देखो कितनी कम है लोगों के बीच में। तो जब लोगों के बीच में कम है, तो खुद से तो और भी ज्यादा कम है। तो हम लोगों की जब ऑरा रीडिंग करते हैं, एनर्जी रीडिंग करते हैं, उन्हें ये बताते हैं आपने अपने आप को कितना कम स्पेस दिया, फियर निकालने के लिए, एंगर निकालने के लिए, जेलसी निकालने के लिए, ईगो निकालने के लिए। आप टाइम ही नहीं दे रहे हो अपने आप को ये सारी चीजें निकालने के लिए। और जब तक चीजों को निकालोगे नहीं, ज्यादा स्पेस कैसे अवेलेबल होगी? मैंने शुरू में आपको एक क्वेश्चन किया था कि आपकी मोबाइल में कितनी जीबी की मेमोरी है? आपने बोला 64 जीबी की मेमोरी है, राइट? जब 6600 नोकिया मोबाइल आया था, उसकी कितनी मेमोरी थी? 2 MB। सोचो 2 MB की मेमोरी थी। समझ में कि नहीं? आज हमारे मेरे ये मोबाइल में 512 GB है, मेरा वो आईफोन में 256 GB है, वो भी मुझे कम पड़ रहा है। क्यों? 54,000 फोटोज एंड वीडियोस हैं इस मेरे मोबाइल के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप सोच सकते हो कि इतने इवेंट्स होते हैं, इतने फोटोग्राफी होती है, इतनी वीडियोस होती हैं, सब कुछ इसमें रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी को भी मुझे फॉरवर्ड करना पड़ता है। लोग कहते हैं सर मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वीडियो चाहिए, मुझे कोई एक मनी की वीडियो चाहिए, मुझे मेडिटेशन की वीडियो चाहिए, तो मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। इज इट राइट? तो ये मेरे लिए क्या हो गया कि स्पेस का इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे लोग नॉर्मली स्पेस पे
मेमोरी में क्या डालते हैं, यहाँ वहाँ की फोटोग्राफी डालते हैं, शादियों के, सेलिब्रेशंस के, डिस्को में गए, यहाँ गए वहाँ गए, वो सारे फोटोज डालते हैं। मेरे यहाँ पे ऐसे कोई फोटोज नहीं मिलेंगे, जबकि 512 GB मेमोरी है इसमें और 80% ऑक्यूपाइड है, सिर्फ 20% अवेलेबल है, राइट। अब इसमें ऐसा है कि जितनी स्पेस आप अपने अंदर अवेलेबिलिटी करोगे, आपके अंदर बॉडी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है, दो सेल्स के बीच में स्पेस होती है ना। तो वो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें आपने गुस्सा भरा है, डर भर के रखा है, अहंकार भर के रखा है, ईगो भर के रखा है, इनसिक्योरिटी भर के रखी है, रिवेंज भर के रखी है, हेट्रेड भर के रखा है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपके अंदर का, तो आपका ऑरा खराब आता है। ठीक है, आप जितनी योगा साधना करोगे, जितना आप रॉ डाइट लोगे, जितने मतलब नेचर क्योर में जाओगे, मसाज थेरेपी, एक्यूप्रेशर या स्टीम थेरेपी, ये सब लोगे तो स्पेस ज्यादा अवेलेबल रहेगी बॉडी में, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बॉडी में से कचरा निकालते हैं वो लोग। आप यहाँ पे ओशो के आश्रम में जाओ, यहाँ पे डायनेमिक मेडिटेशन करवाते हैं, कितने सारे कुंडलिनी मेडिटेशन करवाते हैं, आपका कैथारसिस करवाते हैं, माइंड की स्पेस को ज्यादा अवेलेबल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंटिस्ट के हिसाब से सिर्फ 3% ब्रेन हम यूज करते हैं, 97% हम लोग यूज नहीं करते। इस 3% में भी हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यहाँ पे, इसकी बातें, उसकी बातें, पुरानी बातें। अगर मैं पिछले जन्म में ले जाऊं तो 200-400 जन्म के बारे में आप देख लोगे, मतलब कितना आपने भर के रखा है, सिर्फ यही लाइफ का नहीं, पिछले जन्मों का भी कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया आपने। इज इट राइट? मतलब बचपन की भी कुछ, अगर प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करूं तो आपको बचपन की चीजें याद आ जाएगी कि स्कूल में मुझे टीचर ने डांटा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दिन खाना नहीं दिया था, रूम में बंद कर दिया था। कितने ऐसी डार्क मेमोरीज आपके अंदर पड़ी है, कितने ट्रॉमेटिक्स मेमोरी आपके साथ पड़ी है, चाइल्ड एब्यूजिंग की बहुत सारी चीजें पड़ी है आपके अंदर, राइट। मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है आपने। तो आपको नहीं लगता ये स्पेस को वैक्यूम करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता है कि नहीं? मैं हर 3-4 महीने के बाद ना नेचर क्योर में जाता हूँ कहीं ना कहीं, और पूरी मतलब हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोकोलन थेरेपी करवाता हूँ, एनिमा, स्टीम, मड थेरेपी, सब चीजें करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर से मुझे अपने सेल्स को रीजनरेट करना है, मेरे बॉडी के जो डीजनरेटिव सेल्स है उसको मुझे डिटॉक्स करना है। आपके अंदर जो मरे हुए सेल्स है ना, वही पथरी बनाते हैं, वही फाइब्रॉइड बनाते हैं, वही सिस्ट बनाते हैं, वही ट्यूमर बनाते हैं। तो आपके अंदर स्पेस कहाँ अवेलेबल है? इज इट राइट? तो आपको करना क्या होगा, अपने अंदर स्पेस क्रिएट करनी है। अभी आप सोचो कि कल आपने ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर लिया कल आपने, और आज अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होगी आज खाना खाने में? तो आप क्या सोचोगे, अरे थोड़ा पेट हल्का हो फिर मैं खाऊं। इज इट राइट? मतलब स्टमक जो 7.2 मीटर की आंतड़ी लेके बैठा है, 7.2 मीटर की इंटेस्टाइन लेके बैठा है, उसमें भी आप खाना नहीं खा सकते हो क्योंकि कल का भरा पड़ा है, सिर्फ कल का भरा पड़ा है। आप सोचो माइंड में कितने सालों, कितने जन्मों का भरा पड़ा है। ठीक है, आपके अंदर 4.5 लीटर की ब्लड है, खून है आपके अंदर, उसके अंदर डीएनए में कितनी पैरेंटल मेमोरीज है, कितनी पुरानी मान्यता है, कितने आपके इल्यूजन्स है। तो आपका जो खून है सिर्फ 4.5 लीटर का, आपका वजन 70 किलो का, और 4.5 लीटर के खून में भी इतनी मेमोरी आपको भारी पड़ जाती है। तो आपको नहीं लगता आपका पहले तो ब्लड प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपकी डीएनए की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आपकी माइंड की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इज इट राइट? अब लास्टली इतना मुट्ठी भर का हार्ट है हमारा, इतना, और इस हार्ट में भी हमने कितने लोगों के लिए राग, द्वेष, क्रोध भर के रखा है, कितने इमोशंस भर के रखे हैं। तो आपको नहीं लगता वो हार्ट को भी फ्री करना पड़ेगा आपको? Am I right or not? मतलब देखो, ब्रेन को फ्री करना है क्योंकि सिर्फ 3% काम करता है, बॉडी को फ्री करना है क्योंकि बॉडी को रीजनरेशन में लगाना है, डीजनरेशन के साथ नहीं रहना है। हार्ट को फ्री करना है क्योंकि उसको इमोशन से फ्री करना पड़ेगा, ताकि फिर प्योर फीलिंग्स रहे, फिर इमोशंस नहीं रहे। जैसे बच्चे के अंदर कैसे प्योर फीलिंग होती है ना, वो कोई भी उसको टच करता है तो उसको समझ में आता है कि इसने प्यार से टच किया या मेरे साथ छेड़छानी कर रहा है, तो फिर वो रोना शुरू कर देता है, राइट। तो दैट इज अ प्योर फीलिंग, उसको कोई इमोशंस नहीं होते। हमारे अंदर बहुत इमोशंस भरे पड़े,
तो कोई भी इंसान नया नया बदलता है ना, हम उसको पुराने इमोशन से जज करते हैं, हम उसको बदलने ही नहीं देते। ना लोग हमें बदलने देते क्योंकि स्पेस नहीं दे रहे, और ना हम किसी को स्पेस देते हैं। हर एक की लाइफ में हम कहते हैं ना, उंगली करते हैं हम लोग, इंटरफियरेंस करते हैं, स्पेस नहीं दे रहे ना हम लोग। इज इट राइट? जैसे एक छोटा मतलब 4-5 साल का बच्चा होता है ना, उसको आइसक्रीम खानी होती है तो हमने डीप रेफ्रिजरेटर में रखा है, हर 2 मिनट में जाके उंगली करेगा, हो गई क्या आइसक्रीम? आइसक्रीम हो गई क्या? तो आइसक्रीम थोड़ी बनने वाली है, उसको टाइम देना पड़ेगा कि नहीं, उसको स्पेस देनी पड़ेगी, उसको वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसी में वो आइसक्रीम बनेगी। तो हमारे रिलेशन में भी प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? हर कुछ समय के बाद हम अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ इंटरफियरेंस करते हैं, उनको फ्रीडम नहीं देते, उनको स्पेस नहीं देते। सपने उनके लिए बड़े देखते हैं हम, लेकिन उनको वो ग्रो करने के लिए टाइम ही नहीं देते उन्हें। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा कि नहीं? तो आपका दायित्व क्या बनता है? आप पहले अपने आप को स्पेस दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, उसके बाद आपको समझ में आएगा स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोगों को स्पेस देना शुरू कर दोगे, किसी की लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करोगे, बिकॉज हर एक की सोल जर्नी है। इज इट राइट? तो पहला चैप्टर हमने आज क्या पढ़ा? टाइम का, टाइम मैनेजमेंट समझ गए। सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा? स्पेस का, स्पेस का भी इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब थर्ड लास्ट चैप्टर है एनर्जी का, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी। ये 3 मैनेजमेंट अगर लाइफ में सीख लिया तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अब एनर्जी को ना हम 5 चीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? फर्स्ट बॉडी एनर्जी, ठीक है? सेकंड माइंड एनर्जी, ठीक है? थर्ड इमोशनल एनर्जी, ठीक है? फोर्थ सोल एनर्जी एंड फिफ्थ गॉड्स एनर्जी। 5 चीजों में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? फर्स्ट बॉडी एनर्जी। बॉडी एनर्जी कब बढ़ेगी? जब आप 2 चीज करोगे, एक आप व्यायाम करोगे और सेकंड आप रॉ चीजों को ज्यादा लोगे, तब आपकी बॉडी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है? एक तो कसरत करनी है, आप योगा करो, हल्की सी जिम एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो या पुशअप्स करो, जो भी है हल्की सी, मतलब जहाँ पे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं बाइसेप ट्राइसेप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज नहीं कह रहा हूँ मैं। तो ये पहली बात है, बॉडी एनर्जी के लिए 2 चीजें हैं, एक कसरत व्यायाम और दूसरा अच्छा खाना। ठीक है? इनटेक अच्छा चाहिए और आउटपुट रेगुलर चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर चाहिए। ये हो गया। सेकेंड माइंड एनर्जी। माइंड एनर्जी में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3% का हमारा ब्रेन काम कर रहा है। अब देखो फर्क, ब्रेन काम कर रहा है। इस 3% के ब्रेन में क्या है मुझे बताओ? इस 3% के ब्रेन के अंदर क्या है? इस 3% के ब्रेन के अंदर 3 माइंड है हमारे, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक सुपर कॉन्शियस माइंड। 3 माइंड है हमारे। ठीक है? तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है 18% है, लॉजिकल माइंड है, राइट, जो लेफ्ट साइड के ब्रेन से काम करता है। हमारा जो सेकंड माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये राइट साइड के ब्रेन से काम करता है और वो बहुत इमोशनल आर्टिस्टिक माइंड है करके, क्रिएटिव है बहुत। ठीक है? जो फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। मेल्स में लेफ्ट साइड का ब्रेन ज्यादा होता है, इसलिए लॉजिकल, एनालिटिक, मैथमेटिकल ज्यादा होते हैं, वो लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है? अब तीसरा जो माइंड है दैट इज सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है? सुपर कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि आप कितने हायर सेल्फ से या भगवान या गुरु से कनेक्शन या नेचर के साथ कनेक्टेड हो। समझ में है कि नहीं? नेचर के साथ कितना, मतलब पेड़ पौधे फूल, ये सारे जो बादल है, आकाश है, इन चीजों से कितना कनेक्शन आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ 2% होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला कॉन्शियस माइंड कितना? 18% का लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन कितने परसेंट का? 80% का सबकॉन्शियस। और तीसरा हमारा सुपर कॉन्शियस दैट इज ओनली 2%। इज इट ओके? समझ क्या? पहले हमने क्या देखा? बॉडी की एनर्जी देखी, सेकंड हमने माइंड का देखा। अब माइंड में क्या होगा कि जितना हो सके आपको सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना है, ना लेफ्ट को ज्यादा ना राइट को ज्यादा। एक मूवमेंट के लिए ठीक है, मुझे कोई ड्राइंग पेंटिंग करनी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे कोई डिजाइनिंग करनी है, तो मैंने राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर दिया, राइट। मुझे पैसों का कैलकुलेशन करना है, मैंने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब मैं खाली बैठा हूँ
जितना भी 10 सेकंड के लिए खाली बैठा हूं या 10 मिनट के लिए, तो मुझे सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना है। इज इट ओके? ठीक है, अब मुझे ये बताइए सुपर कॉन्शियस माइंड कैसे यूज करेंगे? यस, मुझे पता है, मैं आपकी ऑरा रीड कर सकता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूं मुझे पता है कि उसमें आपको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं और एक नया क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, समझ में ना? क्योंकि ऐसी चीजें आपने कभी सुनी नहीं थी, तो आपके अंदर एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है कि फिर ये कैसे करना। तो मैं उसी का आंसर देता हूं कि सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ स्पिरिचुअल क्रियाएं करनी पड़ती हैं। चाहे आप ब्रह्म कुमारी के राजयोग करो, या आप महावतार बाबा जी के क्रिया योग करो, या आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया करो, या ओशो के डायनेमिक करो, कोई भी मेडिटेशन करो, और कुछ भी ना करने को आए तो आप साइलेंटली बैठ जाओ, दैट इज ऑल्सो सुपर कॉन्शियस माइंड। अपने आप के साथ रहो, अपना इनर डायलॉग करते जाओ, अपने आप से बातें करो, दैट इज ऑल्सो सुपर कॉन्शियस माइंड। इज इट राइट? मतलब आप अगर जो हवा चल रही है उसको भी आंख बंद करके महसूस कर रहे हो, वो भी सुपर कॉन्शियस माइंड है ना? अब उसमें कुछ आगे की जो क्रियाएं हैं वो हीलिंग मॉडलिटी होती है, जिसमें प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, रेकी हीलिंग या करुणा रेकी हीलिंग, ऐसे काफी हीलिंग मॉडलिटी है जिसमें हम सिंबल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, या एफर्मेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, या कुछ विजुअलाइजेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सुपर कॉन्शियस माइंड है। इज इट राइट? तो हमने तीनों का देख लिया, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस। तो जितना भी आपने कुकर चढ़ाया, आपको पता है 10 मिनट तक ये सीटी बजने वाली है, उसके बाद उसको ठंडा करना है, तो 20-25 मिनट आपके पास है, तो 20-25 मिनट आप सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ रह सकते हो। ठीक है, आपका मोबाइल ऑफ था, आपने ऑन किया, तो कम से कम आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे स्क्रीन पे आइकॉन्स आने के लिए, 30 सेकेंड्स का मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपका सिग्नल आप देख सकते हो, 30 सेकेंड्स के बाद खुलने वाला है, तो 30 सेकेंड्स के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये टाइम यूज करो, जो खाली टाइम है, समझ में कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालो मेडिटेशन के लिए, कोई एक्स्ट्रा सुपर कॉन्शियस टाइम निकालो। आपको पता है मैं यहां से लेके वहां मुझे पानी का ग्लास पड़ा है, मुझे जाना है, तो करीबन 22 कदम है यहां से वहां तक, 22 कदम तक आप अपने ब्रेथ के साथ रह के आप वहां जा सकते हो। तो ये कर सकते हो कि नहीं? उसके लिए कोई आसन में बैठना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रहेगी, लेकिन अपने साथ रहोगे उस 22 कदम तक। ठीक है, मैं बॉम्बे में जहां रहता हूं तो 26th फ्लोर है, मुझे पहुंचने के लिए करीबन 70 सेकेंड्स लगते हैं ऊपर जाने में, तो 70 सेकंड के लिए मैं अपनी मेडिटेशन कर लेता हूँ। फिर मुझे समझ भी नहीं आता है बीच में कोई दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, कोई आ रहा है या जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट राइट? बॉम्बे की ट्रेन में भी हम जहाँ जो स्टेशन पे हम बैठते हैं, वहां से लेके हम कहीं पे भी जाते तो 25 मिनट आधा घंटा लगता है, तो उतना टाइम हमें मेडिटेशन के लिए मिल जाता है। इज इट राइट? तो वो खाली टाइम यूज करो, आप कर सकते हो कि नहीं? तो आज के बाद ये प्रैक्टिस करना, राइट? तो देखो हर चीज में ना अब टाइम स्पेस मैनेजमेंट आ रहा है, मैं जो भी आपको बता रहा हूं, हर चीज देखो कितनी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले हमने कौन सी देखी? बॉडी एनर्जी। सेकंड क्या देखी? माइंड एनर्जी। तीसरी एनर्जी इमोशनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है पता है, हमें इमोशनल नहीं रहना है, लेकिन हमारी फीलिंग रहनी चाहिए। कैसी, मैं आपको बताऊं। आप है ना 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, 10 या 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। अब अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपने इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे। आपकी सांसें चल रही हैं, ये कैसा फील हो रहा है आपको?
आप जिंदा हो, ये कैसा फील हो रहा है? अपने आप से पूछिए, ये आंखें बंद ही रखें एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ, हाउ डू यू फील? बिकॉज यू आर अलाइव. क्या खुशी हो रही है ये जान के कि मैं अभी भी जिंदा हूं? क्या चेहरे पे स्माइल आ रही है, मुस्कुराहट सी आ रही है? यस, यू कैन ओपन योर आईज. ये जितनी देर आपने अभी ध्यान किया ना, इतनी देर में हजारों लोग मर गए. किसी को हार्ट अटैक, कोई एक्सीडेंट से मर गया, किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, वो बेचारा मर गया. तो आपको कैसा फील हुआ? आप सोचिए. आपको अच्छा लगा क्योंकि आप जिंदा हो? मतलब कुछ होप है ना कि अभी भी मैं जिंदा हूं, मतलब मैं कुछ कर भी सकता हूं. इज इट राइट और नॉट? कितने लोग इस सांसों के लिए 10-10 हजार रुपए वेंटिलेटर का दिए तो भी नहीं बच पाए. कितने लोगों ने डॉक्टरों से मिन्नतें की, मंदिरों में, गुरुद्वारा में जाके मिन्नतें की कि ये बच जाए, लेकिन नहीं बच पाए इस समय के दौरान. मतलब सोचो कि जब भी आपको ऐसा डिप्रेशन जैसा फील होता है ना, डल होता है, एंजाइटी, डर लगता है, गुस्सा आता है, सिर्फ इतना ना 10-20 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये फील करने की कोशिश करो, अभी भी मैं जिंदा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. इतनी सी भी फीलिंग अगर आ गई ना, तो समझ लो कि भाई बाकी सब कुछ निकल गया. आपका गुस्सा, डर सब निकल गया, फ्रस्ट्रेशन निकल गया. पैसा नहीं है तो क्या है, अभी भी जिंदा तो हूं. रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट है, लेकिन अभी भी जिंदा तो हूं. इज इट राइट? मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जस्ट ये फील करना कि मैं जिंदा हूं. कितना, और हम उसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं. मतलब फीलिंग सिर्फ इसके लिए होनी चाहिए. इमोशनल मत बनो यार, मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, या वो इंसान मर जाएगा तो उसके बगैर मैं क्या. ये सारे इमोशनल पैकेजेस लेके जीना नहीं है. सिर्फ ये फील करना है कि भाई मैं जिंदा हूं तो मैं कितना कुछ, मतलब मैं अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे लगता है मैं बुद्धा जैसे एनलाइटनमेंट भी ले सकता हूं. मैं जिंदा हूं तो मुझे लगता है मैं जीसस जैसा कंपैशनेट भी बन सकता हूं. मैं जिंदा हूं तो मुझे लगता है मैं गुरु नानक देव के जैसा भी बन सकता हूं, क्योंकि आप जिंदा हो. तो वो लोग भी जब जिंदा थे तभी वो एनलाइटन या मोक्ष में गए. तो मतलब जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है नहीं. तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो कभी आपको सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे, कभी आपको डिप्रेशनल थॉट्स नहीं आएंगे, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, यार मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, पता नहीं कब मेरे पास पैसा आएगा, कब मेरी गाड़ी बनेगी, कब मेरी शादी होगी, कब बच्चे होंगे. ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अरे अभी भी मैं जिंदा हूं, और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है. इज इट राइट और नॉट? जिंदा इंसान कुछ भी कभी भी कर सकता है. इज इट राइट? तो ये दो चीजें आप कर सकते हो. एक तो जो मैंने अभी आपको सिखाया, राइट. दूसरा आप क्या करो कि जब भी आप ऐसे बैठो ना, तो आप उस चीज को फील करो कि आप अपने आप को कौन से जगह पे देखना चाहते हो. चलो हम वापस 30 सेकंड का एक मेडिटेशन करते हैं. आप आंखें बंद करें. सांसों पे ध्यान दें. फोकस ऑन योर ब्रेथ. आप जैसे सांस अंदर लेते जा रहे हो, लंबी गहरी, आपका आभा मंडल ऑरा बढ़ते जा रहा है. ऑरा एनर्जी एक्सपांड होते जा रही है. और इस एक्सपांडेड ऑरा में आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी गोल्स हैं, अब आप उसको कल्पना कर सकते, विजुलाइज कर सकते कि वो आपकी इच्छाएं पूरी हो गई. क्योंकि कल आपका आभा मंडल छोटा था तो आपकी इच्छा अधूरी रह गई थी. आज धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए आपका आभा मंडल फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, खिलते जा रहा है.
और उस बढ़ती हुई ऊर्जा एनर्जी के साथ आपके हर सपने पूरे हो रहे, हर अरमान पूरे हो रहे। तो फील करो कि कैसा लग रहा है। आपको जो गाड़ी चाहिए थी आज आपके सामने है, आप उसके ओनर हो। आपको जो अचीव करना था लाइफ में अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए, वो आप सामने देख सकते हो अपनी मन की आंख से कि ये आपका एंड डेस्टिनेशन आ गया। आपको जो भी हासिल करना था आज उस मुकाम तक आज पहुंच गए हो। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। Feel that moment. पूरी तरह से खुशी से जी लो इस मोमेंट के साथ, इस अचीवमेंट के साथ, इस डेस्टिनेशन के साथ। इस खुशी के साथ आज आपका तथास्तु हो गया है। जो भी सोचा था आज पूरा हो गया। Slowly and slowly come back and open your eyes. धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ सकते। कैसा फील हो रहा था? कोई एक्सप्रेस कर पाएंगे? हाँ, पीसफुल लग रहा था। आप मुझे एक चीज बताइए, आपका कोई भी छोटा या बड़ा सपना पूरा होता है तो बाहर कुछ होता है या अंदर कुछ होता है? हाँ, अंदर ही होता है। इज इट राइट? मतलब जो बच्चा 1.5-2 साल का है वो प्लास्टिक के 5 रुपए के खिलौने को हेलीकॉप्टर कार समझ के खेलता है, उसको खुशी कहाँ मिलती है? अंदर ही मिलती है। आप उसको उसका खिलौना छीन लो जो खेल रहा था और उसको मर्सिडीज में बिठाओ, BMW में बिठाओ, क्या वो खुश होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता उसके लिए वो वैल्यू है। आपके अपने जो सपने हैं ना, उसकी वैल्यू आपको पता है, दूसरे को उससे कोई कदर नहीं है, दूसरे के लिए बकवास है, टाइम पास है। एम आई राइट और नॉट? आप कितना भी समझाओ, तो अपने जो खिलौने हैं, जो सपने के खिलौने जो आप अंदर दबा के बैठे हो या पकड़ के बैठे हो, उसको पूरा करने के लिए ना ये रोज मेडिटेशन करना 20-30 सेकेंड्स का। अगर आप उसको फील कर पाओगे उसका अचीवमेंट को, तो ऊपर वाला उसको तथास्तु करेंगे। ठीक है कि नहीं? अगर आप रोज ऐसे डिजिटली अपने आप को फील करोगे, हाँ मुझे ये मिल गई है, हाँ ये मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई ये अचीवमेंट, मेरे अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए ये अचीवमेंट, बस ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फीलिंग है, ये ऑरा को एक्सपांड करता है। हमारा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिकल थॉट्स एंड मैग्नेटिक इमोशन। तो अगर ये फीलिंग आ गई तो समझ लो आपका मैग्नेटिक ऑरा बढ़ गया और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मैनिफेस्टेशन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जब ये पूजा करते हैं ना, दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, फीलिंग कहाँ से आती है? अंदर से तो आती है। कह रहे यार लक्ष्मी पूजन है, क्योंकि आपने पहले क्लटर निकाला, घर की सफाई की 2-3 दिन तक, है ना, कूड़े कचरे को निकाला, सब बस्ती निकाली जो भी आपको नहीं चाहिए था, घर काफी स्पेस क्रिएट की, आपने टाइम दिया अपने घर को सफाई करने के लिए। इज इट राइट? फिर आपके अपने कपड़े गंदे हो गए, आप खुद गंदे हो गए सफाई करते, फिर आप अच्छे से नहाए धोए, मतलब खुद को टाइम दिया, घर को टाइम दिया, खुद को टाइम दिया, फिर लक्ष्मी माँ आती है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं?
पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक अंदर सफाई नहीं होती, ना घर की सफाई ना अंदर की सफाई, पैसा कभी नहीं आएगा। आपने देखा जैसे मैं हॉल में आया था, आप 2 ही जन थे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दिया जला। मैंने आपसे भी बात नहीं की, मैंने आपकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने हमारे टीम मेंबर से भी बात नहीं की, मैं सीधा आके मैंने दिया जलाया, मैंने धूप जलाई, मैंने रूम को चार्ज किया, फिर हम नीचे गए। समझ में गए? मतलब पहले मैंने इस स्पेस को टाइम दिया, इस स्पेस की क्लींजिंग की, राइट। फिर हम सुबह से बॉम्बे से निकले थे, कुछ खाए नहीं थे, तो हमने अपने आप को टाइम दिया, इज इट राइट? उसके बाद हमने आपको टाइम दिया। तो ये चीज देखो नोट करने वाली है कि क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि हमें पहले इसकी एनर्जी बढ़ा दी, इसका ऑरा पॉजिटिव करना था, हमें अपनी भी एनर्जी चार्ज करनी थी क्योंकि बॉडी से जी रहे, इज इट राइट? और उसके बाद हमने आपको एनर्जी दी। तो जब तक आपकी सेल्फ हीलिंग नहीं होगी, सेल्फ मेडिटेशन नहीं होगा, आप दूसरे को खुशी नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर खुशी नहीं है। अब समझ में आ रहा है? तो हमने बॉडी एनर्जी समझी, माइंड एनर्जी समझी, इमोशनल एनर्जी समझी, उसके बाद कौन सी फोर्थ थी? सोल एनर्जी। अब सबसे खासियत बात क्या है कि सोल एनर्जी का मतलब 2 चीजें हैं। एक तो सोल जो टैलेंट लेके आया है ना, उसको टाइम दो। दूसरी बात, सोल जो अधूरा काम छोड़ के यहाँ पे इस बॉडी लेके आया है, उसका भी काम पूरा करो। तो इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें ये देखना है कि ये आत्मा ने कौन से अधूरे काम पिछले जन्मों में वादे किए थे किसी के साथ, या वो आधे पूरे किए आधे बाकी है, तो पूरे तो करने पड़ेंगे कि नहीं, है ना। मेरा मोबाइल का बिल अभी आया 566 रुपीज ऐसा है, तो मैं पे करने के लिए गया, उनके पास चेंजेस नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपीज लिए मेरे से। मैंने उनको 600 दिए, बोले नहीं भी 500 रुपीज दी, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप 66 बाद में दे सकते हो। अब नेक्स्ट मंथ में अगर मेरा ये बिल ऐड होके आता है, मैं कहूंगा नहीं ये तो मैंने यूज ही नहीं किया, मेरा तो 566 का पैकेज है, ये इन्होंने ज्यादा 66 रुपीज कैसे लगा दिए, तो मुझे फिर अब पीछे जाना होगा, नहीं पिछले महीने में मैंने 66 रुपीज नहीं दिए थे, इज इट राइट? आप लोग सब भूल गए हो कि पिछले लाइफ में आपने किसके साथ क्या वादे किए थे, या किसके साथ क्या कर्म अधूरा छोड़ा था, आप सब भूल गए, राइट? तो बुद्धा भी जब पीछे गए तो 649 लाइफ देखी, महावीर पीछे गए 513 लाइफ देखी, तब इनको पता चला भाई मेरा इनके साथ ये कर्म बाकी है, और जब उन्होंने पूरा किया तब उनको एनलाइटनमेंट मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोल की एनर्जी का मतलब है कि सोल के साथ टाइम स्पेंड करो। तो जब भी आप ब्रेथ के साथ मेडिटेशन करोगे ना, तो धीरे धीरे पहले आप अपने शून्य अवस्था में जाओगे, नो माइंड में जाओगे, उसके बाद आप अपने हार्ट से कनेक्ट हो जाओगे। जब हार्ट से कनेक्ट होगे तो सीधा सोल से कनेक्ट होगा, बिकॉज हार्ट एंड सोल आर इन द यूनियन। और जब आत्मा के साथ समय स्पेंड करोगे तो वो उसका जाति स्मरण होगा, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैंने कौन से लोगों के साथ क्या कर्म अधूरे छोड़े थे और वो मुझे पूरे करने हैं, इज इट राइट? और जब आप वो पूरे करोगे तो आपका ये प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त फास्ट होगा। ठीक है? कोई लाइफ में आप पंडित थे और आपने लोगों के कुछ पैसे ले लिए थे, कुछ उनकी इच्छाएं अधूरी रखी थी, तो आपको ये लाइफ में इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, राइट? कुछ लाइफ में आप सोल्जर थे, आपने कुछ अपने दुश्मनों को मारा है, बट वो आपकी ड्यूटी थी मारने के लिए, बट इट इज नॉट अलाउड टू किल एनीवन, तो आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी उन आत्माओं के साथ जिनका किस जन्म में आपने कत्ल किया, इज इट राइट? कुछ टाइम आप ऐसे चलते हो, आपके पैरों के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, उनसे फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी। ये सब आपने टॉवर बनाए, वॉल्स बनाए, फ्लाईओवर बनाए, टनल्स बनाए, ये 5 एलिमेंट्स का आपने डिस्ट्रक्शन किया, तो इनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सपने देखे यार बहुत टाइम लगता है बॉम्बे से पूना के लिए, अच्छा क्विक रास्ता चाहिए, तो एक्सप्रेस हाईवे बन गया, राइट? एक्सप्रेस हाईवे से आपका 3 घंटा बच गया। मुझे पता है कि 25 साल पहले जब मैं आता था यहाँ पे 5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में पहुंच गए। तो 2 घंटे का ये जो बना है रास्ता, ये हमारे सोच के वजह से बना है। गवर्नमेंट ने हमारी सोच को पकड़ा है, कनेक्टिव थॉट पैटर्न को वो लोग पकड़ते हैं और फिर वो लोग उसको पहाड़ों को तोड़ते हैं, समझ में है कि डिस्ट्रक्ट करते हैं वो लोग, राइट? तो हम उसमें भागीदार है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं मैंने तो पेड़ नहीं तोड़ा, मैंने तो कोई टनल नहीं बनाया, लेकिन आपकी सोच ने उन्हें बनने में मजबूर किया। आज हमारे बॉम्बे में देखो सारी मेट्रोस बन रही है,
कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी के अंडरग्राउंड, किसी के पानी के ऊपर से ये सारी चीजें बन रही है, सीलिंग पे बन रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचर के साथ। तो कोरोना तो आएगा ना, ऐसे कितने वायरस और आएंगे। आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि सोल ने बहुत सारे कर्म किए हैं जीव जंतु के साथ, इंसानों के साथ, तो वो कर्म तो चुकाने पड़ेंगे कि नहीं, आपको फॉरगिवनेस तो करना पड़ेगा कि नहीं। इज इट क्लियर कि नहीं? तो उसके लिए आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान किधर है जिसके साथ मैंने पिछला जन्म में कर्म किया, नहीं। आपको अपने अंदर के जो डीएनए में जो सोल मेमोरी है, उस मेमोरी से फॉरगिवनेस करनी है, ठीक है। मैंने 128 पास्ट लाइफ देखी अभी तक, और भी देखते जा रहा हूँ। जब भी मैं खाली बैठता हूँ, मुझे लगता है कि और एक नई लाइफ ओपन करनी है, तो मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से, मुझे रिग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस लेवल पे, डेल्टा लेवल पे जाके वो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। जैसे अभी ये लैपटॉप में मैं थोड़ा पीछे गया कि मेरे सी ड्राइव में क्या है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मेरे डाउनलोड में क्या, मैं अभी थोड़ा पीछे गया इसमें। उसमें से मैंने इस पीपीटी को निकाला जो 11 साल पहले मैंने बनाई थी ये पीपीटी। मुझे बस ये 21 स्लाइड चाहिए थी। तो आपको भी तो पीछे जाना होगा, राइट। तो आपको फिजिकली नहीं जाना है, मेंटली जाना है, ध्यान की अवस्था में जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसको रिग्रेस करना है, उसको हील करना है, गिल्ट में नहीं आना है, और किसी के लिए गिला शिकवा नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो पहला बॉडी, सेकंड माइंड, इमोशन, फोर्थ सोल, एंड फिफ्थ गॉड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि हमें ये कहते हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करो, कहते कि नहीं? हमारा शास्त्र कहता है, या ये एक एथिक्स भी है, बिकॉज आपके माँ बाप ने आपको बायोलॉजिकली बर्थ दिया है, तो आपका ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि माँ बाप की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, नाना नानी की सेवा करें, राइट। अब आप सोचो, इस लाइफ में अगर किसी ने आपको बॉडी गिफ्ट दी है तो आप उसकी सेवा करते हो, तो सोल भी तो आपकी गिफ्ट है गॉड की, तो आपको गॉड की भी तो सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं, है ना? तो गॉड की सेवा कैसे करोगे? भगवान तो दिखता नहीं है, दिखता है भगवान? भगवान दिखता है? नहीं दिखता है। तो जब लोगों की सेवा करोगे, हु आर नॉट योर बायोलॉजिकल फैमिली, जब पशु पक्षियों की सेवा करोगे, जब पेड़ पौधों की सेवा करोगे, तब आप भगवान की सेवा करोगे। क्योंकि कुदरत को किसने, भगवान ने बनाया, तो उस सारे किंगडम्स को, अलग अलग पशु प्राणी जो भी हैं, उसकी सेवा करोगे। समझो आपने कुत्ते को एक रोटी दी, मतलब आप भगवान की सेवा किया। समझ में कि नहीं? कौवे को थोड़ा आपने कुछ पानी पिलाया, उसको कुछ खिलाया, तो भगवान की सेवा की। तो ऐसा ही नहीं होता है कि 24 तीर्थंकर के नीचे भगवान का एक फोटो रखा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। शनि भगवान को कौवे के ऊपर रखा, ऐसा नहीं होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव है, यू गॉट माय पॉइंट? आइकॉनिक है कि अगर शनि की पनौती है तो कौवे को कुछ खिलाओ, है कि नहीं? अगर आपका पितृ का है तो पिंड दान करो। समझते कि मतलब शास्त्र ने क्या किया है, अल्टरनेटिव बनाया। बिकॉज पितृ को कहाँ ढूंढोगे? आप सोचोगे यार पिछले जन्म में मैं जो दादाजी थे अभी इस जन्म में कहाँ है, मैं जाके जरा फ्लाइट पकड़ के मिल के आता हूँ। आपको मिलेंगे क्या वो? हाँ, इस जन्म के भी दादाजी नहीं मिलेंगे, पिछले जन्म के कहाँ मिलेंगे? क्योंकि जो मर जाएंगे उन्होंने कहाँ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म लिया, किसको पता? तो हम क्या करते हैं, उसको एंकरिंग करते हैं कोई ना कोई चीज से। समझ में कि नहीं? जैसे अभी किसी की मांगलिक कुंडली होती है, मंगल दोष होता है, तो उसको कहते हैं कि या तो तुम 27-28 साल के बाद शादी करो, तब तक मंगल शांत होता है, ऑरा के हिसाब से भी हमने देखा है। और या तो किसी पेड़ पौधे से शादी करवा देते हैं और फिर उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं, तुलसी विवाह करवाते हैं। मतलब काफी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हम लोग ने इंडिया में एंकरिंग करके रखे। समझ में कि नहीं? इसको एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें हमें एंकरिंग करना पड़ता है कि अभी आपके खिड़की पे कौवा आता है, आप बोलते हैं आज कोई मेहमान आएगा, इज इट राइट? एंकरिंग किया गया है करके। या हमें लगता है कि नहीं, रोज पहली रोटी कुत्ते को खिलाओ, उसके बाद आप खाना करो, है ना? क्योंकि आपको लगता है नहीं आपका कोई पूर्वज आया है आपके पास, तो आपको उसको खाना खिलाना है ना? या गाय को कुछ खाना खिलाओ। समझ में कि नहीं? क्योंकि गाय माता होती है। अभी आपकी माँ की सेवा आपने नहीं की और माँ चली गई, तो आप गाय को खिला सकते हो। दिस इज एन एंकरिंग। तो ये सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ये कोई वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज आपका मन मानना चाहिए, आपका माइंड का इंटेंशन प्योर होना चाहिए।
सिर्फ करने के लिए मत करो आप, समझ में कि नहीं। अभी कितने लोग देखो ना कि क्या कहते हैं, व्रत रखते हैं कि नहीं, महिलाएं ज्यादा रखते हैं। या कितने लोग क्या कहते हैं, जो भी बहुत अच्छी चीज लगती है उसका प्राण लेते कि ये चीज मैं नहीं खाऊंगा। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को कुछ, मतलब वो माइंड में एंकरिंग करते हैं, उसके लिए उनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत क्रेविंग है, और उसी चीज को कहते कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा जब तक ये पास नहीं होता है, जब तक इसकी शादी नहीं होती, जब तक इसको बच्चे नहीं होते। तो हमने जो एनर्जी, जो बहुत उत्साहित एनर्जी को अंदर रखा है, जो ऑरा को हमने पकड़ के रखा है उस खुशी के लिए, उसको हम डाइवर्ट करते हैं और किस चीज के लिए। सी दिस इज द साइंस ऑफ ऑरा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी चीज लगे ना, उसी का तुमको त्यागना है। तो हम कहते हैं कि भाई जब वो चीज पूरी होगी फिर मैं उसको रिस्टार्ट करूंगा खाने का, तब तक मैं खाऊंगा नहीं, कहते कि नहीं। या लोग मन्नतें मांगते हैं कि भाई जैसे मैंने मांगा था वैष्णो देवी जाके कि भाई मुझे बेटी ही होनी चाहिए, तो जैसे मेरी बेटी बहुत हुई मैं जाके उस मन्नत को छुड़ा के आया, बिकॉज मैंने वहां पे एंकरिंग की थी, समझ। तो पिछले जन्म में ऐसी काफी बातों को आपने एंकरिंग किया है लोगों के लिए, अपने लिए, और आप भूल ही गए। इस लाइफ के भी तो आप काफी भूल जाते हो, तो आपको उसको रिवाइंड करना पड़ता है। तो गॉड के साथ जब आप रहोगे ज्यादा समय ना, तो गॉड आपको याद दिलाएगा कि भाई तूने कौन से लाइफ में तेरी सोल ने क्या क्या अधूरे काम किए हैं, या कौन सी पैटर्न है आप रिपीट कर रहे हो पिछले जन्म से ये जन्म। उस पैटर्न को तोड़ो, उसी गलतियों को दोबारा दोहराओ मत। इज इट राइट। तो जब आप इस गलतियों को कट करते हो, कॉर्ड डिस्कनेक्ट करते हो, उस पैटर्न को तोड़ते हो, एक नई लाइफ स्टार्ट होती है आपकी, एंड दैट इज द बेस्ट लाइफ। इज इट राइट और रॉन्ग। तो जितना भी समय आपको लगता है आप इन्वोकेशन में रहो, आप गॉड गॉडेसेस को इन्वोक कर सकते हो। अभी 33 करोड़ देवी देवता है कि 33 कोटि देवी देवता है, वट एवर इट इज, उस फिलोसॉफी में हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं जो हमने ऑरा के रिसर्च में देखा है या इतने रिट्रीट्स में देखा है, कि जो गॉड की जो लाइट होती है ना, इट इज इनटू 360 डिग्री कॉन्शियसनेस। अब ध्यान से सुनना, 360 डिग्री की कॉन्शियसनेस है, और हर कॉन्शियसनेस को अगर आप पकड़ोगे उसकी भी 360 डिग्री कॉन्शियसनेस होती है। अगर बुद्धा की लाइट पकड़ोगे तो उनकी भी 360 डिग्री कॉन्शियसनेस है, महावीर की पकड़ोगे उनकी 360 डिग्री कॉन्शियसनेस है। तो हमें ये इतने जो जन्म मिलते हैं ना, इतने सारे, वो उनकी चेतना को लेते हुए जन्म मिलता है। जैसे अभी आपको आइडिया का कनेक्शन मिला है, वोडाफोन का मिला है, जियो का कनेक्शन मिला है, एयरटेल का कनेक्शन मिला है कि नहीं। अभी मेरे ये फोन में 22 साल का वोडाफोन का कार्ड है ना। तो वो लोग कहते हैं अभी रिसेंटली कि अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलता है ना, तो आप इसको एयरटेल में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर सेव रहेगा, कनेक्शन आपको सिर्फ कंपनी बदल जाएगी। तो आजकल फिर हम क्या करते हैं, बिकॉज हम लोग अभी स्पिरिचुअल बन गए हैं, तो हम लोग कभी कभी है ना अपने गॉड को छोड़ के जो कल्चरल गॉड होता है, जो उससे ज्यादा दूसरे को भी इन्वोक कर लेते हैं। तो कोई बुरी बात थोड़ी है ना। अभी आई बिलोंग टू जैन फैमिली, लेकिन अगर मैं साईं बाबा को इन्वोक करता हूँ या जीसस को करता हूँ तो कोई गलत है क्या? मोहम्मद पैगंबर को करता हूँ तो कुछ गलत है क्या? नहीं है। मतलब मैं सोचता हूँ यार गॉड ने मुझे जितना हेल्प करना था महावीर ने कर दिया, अब मुझे लगता है और भी ज्यादा गॉड से मैं इन्वोकेशन में रहूंगा तो ज्यादा पावर मिलेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मुझे जितना मेडिकल कॉलेज में नॉलेज मिल गया, अभी मैं दूसरे डॉक्टरों के पास भी जाके थोड़ा नॉलेज लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ जो मेरे कॉलेज के डॉक्टर्स थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे इस लेवल तक लेके आया और उनकी ब्लेसिंग से मुझे नए कोई डॉक्टर्स मिल रहे हैं, वो उन्हें भी नहीं पता मुझे और कौन नया मिल रहा है। समझ में? तो कभी ऐसे गिल्ट मत करना मैं दूसरे भगवान को क्यों याद करूं, दूसरे धर्म के गुरु को क्यों मैं अपना बोलूं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ वननेस, क्योंकि आपका सोल डेस्टिनेशन का क्या है, वननेस पे आना है, सेंटर पे आना है। 360 डिग्री घूमते नहीं रहना है, सेंटर पे तो आओगे कि नहीं? Am I right? आप अभी कहां से आए हो? आप लोग अभी कहां से आए? घर से आए, तो जाओगे कहां? हाँ, घर पे जाओगे ना। तो आपका भी वापस घर कौन सा है? गॉड का घर है। सोल का घर तो गॉड का घर है। जब तक सोल पूरा अपना लेसन सीख नहीं लेता, वो गॉड के घर पे परमानेंट नहीं रह सकता। वो सिर्फ लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स रह सकता है, 72 घंटे रह सकता है। वापस उसको एक जन्म मिलेगा, वापस उसको बॉडी मिलेगी। यू गॉट माय पॉइंट? समझ के नहीं? तो 72 घंटे में ना आपका डिस्कशन होगा गॉड के साथ,
ये पूछेंगे भाई तुमने टाइम का क्या इस्तेमाल किया, तुमने स्पेस का क्या इस्तेमाल किया, मैंने जो तुम्हें एनर्जी दी थी उसका क्या इस्तेमाल किया, मैंने जो सोल टैलेंट दिया था उसका क्या इस्तेमाल किया। आप बोलोगे मैंने इतना किया, इतना नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, और एक लाइफ ले, वो भी पूरा करके, ठीक है। फिर आपको 60 70 80 साल मिलेंगे, फिर आप कुछ ना कुछ करोगे, प्लस कुछ माइनस करोगे, फिर लाइफ बिटवीन लाइफ वापस गॉड के साथ 1 to 1 बैठने को मिलेगा, क्योंकि आप भी प्योर कॉन्शियसनेस में रहोगे लाइट फॉर्म में, वो भी प्योर कॉन्शियसनेस में है, तो डिस्कशन इजी हो जाता है। ह्यूमन फॉर्म में और गॉड फॉर्म में रह के डिस्कशन नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों को सेम फॉर्म में आना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? आप छोटे 2 साल के बच्चों के साथ खेलोगे तो कैसे खेलोगे आप? उसी की तरह, बच्चे की जैसे नहीं रहते, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं? आप एकदम लेके चल मेरे साथ खेल, वो बोलेगा नहीं खेलना है, जाओ, है ना? आप उसको लगे कितने गोड़ है, कितने चांगला है, तो ऐसे फिर वो खेलेगा, क्योंकि उसके जैसे सॉफ्ट टोनैलिटी आ गई, उसके अच्छे वर्ड्स आ गए उसके साथ। इज इट राइट? तो समझ में आ गया कि नहीं? तो जितना समय मिले बी विद द गॉड, आपका ऑरा एक्सपांड करो, एनर्जी को इतनी पॉजिटिव करो, जो भी आपके बॉडी में इश्यूज हैं, जो भी आपके अनवांटेड माइंड में जो भी क्लटर्स है, पीरियडिकली उसको निकालो, हीलिंग करो, मेडिटेशन, योगा करो, और फिर मनी को अट्रैक्ट करो। मनी अबंडेंसली आपकी लाइफ में आएगा। जैसे बड़े बड़े गुरुओं के पास लोग गाड़ियां, गहने, पैसे डोनेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग वो सारे माइंड, टाइम, स्पेस, एनर्जी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में कि नहीं? पहले पहले मुझे बहुत लगता था ना, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं जैनिज्म को फॉलो करता था, आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो तब क्या होता था ना, वो जैन जो हमारे गुरु होते हैं ना, तो वो बारिश के टाइम में चौमासा बोलते, वो आते थे, तो वो सिर्फ क्या ना आधा घंटा प्रवचन देते थे, जिसको व्याख्यान बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये आधा घंटा क्यों बोल रहे, इतना अच्छा बोल रहे, इनको तो 24 घंटा बैठ के बोलना चाहिए, है ना? इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना अच्छा बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये कितने सेल्फिश है, कितने इगोइस्टिक है, 15-20 मिनट आके भाग जाते हैं। अब मुझे समझ में आता है, ये स्पेस देते हैं, थोड़ा ज्ञान देते हैं, उसके बाद बाकी पूरे 23.5 घंटे हमें देते हैं कि आप इसका होमवर्क करो, इसको लाइफ में उतारो, संस्कारों में उतारो, व्यवहार में उतारो, और फिर दूसरे दिन फिर वो आते हैं। समझ के नहीं? तो हम भी जो भी ये सेमिनार्स करते हैं, जो भी आपको टॉक देते हैं, उसके बाद आपको स्पेस देंगे, आपको टाइम देंगे कि आप आराम से घर पे जाओ, सोचो, और जितना हो सके अपनी लाइफ में उतारो इसको। सिर्फ सुन के खुश मत हो जाना, सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है, एक्सपीरियंस लेना और ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? तो आई होप कि आज आप समझ गए हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में इस माइंड, बॉडी, सोल का, कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम, स्पेस एंड एनर्जी का। इज इट राइट? हम आपका ऑरा चेक कर सकते हैं, जब भी आपको लगे पीरियडिकली 3 महीने 6 महीने में चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो ईएसटी कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें आपकी चेकिंग करके आपको बता सकते हैं कौन से पैरामीटर आपकी कम ज्यादा है, आपके हार्मोनल एक्टिविटी, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके मसल्स, टोनैलिटी, ये सब चीजें, टोन्स आपको बता सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि सिर्फ डायग्नोसिस करके छोड़ना नहीं है यहाँ पे, उसके बाद सोचना है मुझे इस पे काम भी करना है। समझ में कि नहीं? 45-50 की एज के बाद हम कहते हैं फुल बॉडी चेकिंग कराओ, लोग कराते भी हैं। हम कहते हैं अरे यार आपका थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, थोड़ा पालेबाजी ज्यादा खाओ, बोलते नहीं 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 मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो आपका तो हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा, बढ़ने थोड़ी वाला है अगर इसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करोगे। मैं कहूँगा आपका शुगर अभी बॉर्डर लाइन पे, थोड़ा ख्याल रखना, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा। आप बोलोगे लेकिन मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मैं तो वैसे ही खाऊंगा जैसे पहले खा रहा था, तो कभी तो बढ़ जाएगा कि नहीं शुगर? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझ में कि नहीं? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन के जो टूल्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करो और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को वैल्यू कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये चीज महंगी है। अगर आप अपने सोल की वैल्यू कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता स्पिरिचुअल प्रैक्टिस महंगी है आपके लिए। समझ में कि नहीं? मैंने 44 लाख से ज्यादा स्पेंड किया अभी तक, मैंने पूरा कैलकुलेट किया, 125 थेरेपी ऐसी की है, कुछ सिंगापुर में, कुछ दुबई में, अमेरिका में, कुछ हैदराबाद में, कुछ बैंगलोर में, इतनी ट्रैवलिंग की है और इतने इतने समय निकाला है, पैसा निकाला है, क्योंकि अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। समझ में कि नहीं? तो अगर आप कुछ समय निकालोगे, कुछ पैसा निकालोगे, कुछ एनर्जी एफर्ट्स डालोगे, तो ये कभी लॉस में नहीं जाने वाला
है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल पे मैं सदगुरु के वीडियो देखूं या शिव जी के वीडियो देखूं, बस मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको फिजिकली जाना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा आपको, है ना। क्योंकि जो चीजें वहां हो सकती है वहीं हो सकती है, जो चीजें यहाँ हो सकती है यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। आप ऐसा मिक्स नहीं कर सकते कि नहीं मैं वहां नहीं करूंगा, मैं तो घर पे बैठे बैठे ये करूंगा, ये नहीं हो सकता है। हम इतने रेसिडेंशियल रिट्रीट अटेंड करते हैं, अभी हम 2 दिन पहले ही आए, अलग अलग जगह से हम कलकत्ता से आए, तो हमारा 5 दिन का रिट्रीट खत्म हुआ, लोग बहुत खुश हो गए कि चलो बहुत कुछ सफाई हो गई, बहुत क्लियरेंस हो गया, पास्ट लाइफ देख ली। और फिर जाने से पहले सबने कहा कि चलो कालीघाट मंदिर दर्शन करते हैं, तो हमने कहा चलो अच्छा है, हमने एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि चलो दर्शन करने के बाद हम अपने अपने घर पे जाते हैं। तो जैसे सुबह हम गए थे 8 साढ़े 8 बजे वहाँ दर्शन के लिए, मॉर्निंग में सब खुशी खुशी हंसते हंसते गए, और वहां पे जब हमने वहाँ मेडिटेट किया, हमने हीलिंग की, बाहर आते टाइम पे सभी लोग रोते हुए आए, सभी लोग। और सबको ये सरप्राइज हुआ कि अरे अब तो खुशी खुशी गए थे, अब क्यों रोना आया। क्योंकि क्या चीज बाकी है वो माँ को पता है, गॉड को पता है, उनको पता है अभी भी कुछ क्लियरेंस करना है, तो उन्होंने वो क्लियरेंस वहां पे फाइनली कर दिया करके। समझ में आ रहा कि नहीं। तो मुझे कहने का ये मतलब है कि कभी ये मत सोचना नहीं मैंने तो बहुत काम किया, मुझे नहीं लगता आगे कुछ करने की जरूरत है, नहीं। समझ में कि नहीं। कीप ऑन मूविंग, जितना इवॉल्व हो जाओगे ना इतना सोल गॉड के नजदीक आते जाएगा और इतनी आपकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। तो स्पेंड टाइम, गिव स्पेस टू योरसेल्फ एंड पुट फुल एनर्जी फॉर योर इवोल्यूशन। तो हम कुछ आपको सिंबल सिखाएंगे, कुछ आपको एफर्मेशन सिखाएंगे, कुछ आपको शायद मंत्र भी सिखाएंगे, कुछ आपको हम ऑब्जेक्टिव ज्ञान भी देंगे कि ये फ्रूट्स खाना या ये क्रिस्टल पहनना। तो ये मत समझना कि इसमें कोई हमारा प्रॉफिट है, नहीं, हम तो गाइड करेंगे। फिर आप कहीं से भी लो, डॉक्टर दवाई लिख के देते ना, तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर से लेते हो, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अगर आपको लिख के दिया कि भाई आपके सर दर्द के लिए कॉम्बिफ्लेम जरूरी है, आप कोई भी मेडिकल स्टोर से लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो मैं अगर आपको बोलूंगा या सुनील सर बोलेंगे कि आपके ये ईएसटेक रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये फ्रूट्स खाना है, तो ऐसा थोड़ी कि हम बेचने के लिए बैठे, आप कहीं पे भी जाके खाओ। इज इट राइट। आपको हीलिंग सीखनी, आपको मेडिटेशन करना है, तो जरूरी नहीं कि हमारे पास ही सीखना, आप कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, बट कंप्लीट द चैप्टर, उसको अधूरा मत छोड़ो आप। इज इट ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, कोऑपरेट किया। तो मुझे लगता है कि ये सही में अंदर अलार्म बजा होगा आपका कि समय आ गया है मुझे परिवर्तन करने का। आया कि नहीं मुझे बताओ। क्योंकि बाहर का बजा हुआ मैकेनिकल है, ऑब्जेक्टिव है, अंदर अलार्म बजना चाहिए कि मुझे अपने अंदर चेंज करना है। और मुझे हमेशा लगता है, मैंने अभी 75th विजिट की ऋषिकेश में 15 दिन पहले, तो मुझे ऐसे अंदर से लगता है हर महीने 2 महीने में कि मुझे वहां जाना है, गंगा माँ का दर्शन करना है, शिव जी के केव्स में जाके मेडिटेट करना है, ऐसे अंदर अलार्म बजता है। तो आपके भी अंदर ऐसे ना रोज सुबह 3:15 बजे अलार्म बजना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में कि नहीं मुझे उठ के योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। बाहर की किसी चीज पे आप डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना इंसान पे ना ऑब्जेक्ट पे, कि वो एक्सरसाइज के लिए चलेगा तो मैं जिम में जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो आज मैं भी नहीं जाता हूँ, आज वो योगा करेगा तो मैं भी करूंगा। किसी पे प्लीज डिपेंड मत रहो, आप अपनी जर्नी को यूनिक बनाओ। इज इट ओके। क्योंकि ये आपकी जर्नी है, कोई आपके साथ चले ना चले, इट इज इररिलेवेंट, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। ठीक है। मैं भी इतने सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ये शायद आप लोग में से जो पहचानते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि जब मैं पास्ट लाइफ में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कितने जन्मों से ये चीजें कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मतलब कोई मुझे कहेगा कि सर अभी 2 बजे हैं, आज शाम को ऋषिकेश की गंगा आरती अटेंड करें, और मुझे अंदर से लगता है हाँ सही में करना चाहिए, मैं तुरंत कितनी भी महंगी फ्लाइट रहेगी मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, मैं वहां पे आरती अटेंड करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा नहीं अभी आज तो महंगी है, 10 दिन बाद जाते तब तक थोड़ा रेट कम हो। अगर अंदर से अलार्म बचता है आपके अंदर, फिर आप प्लीज पैसा मत देखिए, टाइम मत देखिए, जंप इट, वॉक ऑन इट। Is it okay? Thank you very much for your time and cooperation.